देश पर कर्ज की स्थिति, द डेट ऑन इंडिया, और ये कर्ज की स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है, मैं जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम में से बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज है, जो हमने नहीं लिया है। आपने नहीं लिया 1,09,000 का। हमारे बिहाफ पर भारत सरकार ने हमारे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज चढ़ाया हुआ है प्रति हिंदुस्तानी पर। पहले कितना था, कितना 9 साल में बढ़ा है, सारे का आंकड़ा लेके आया हूं। आपके और मेरे और कोई भी विवेकशील व्यक्ति के मन में ये जरूर आएगा कि भाई कर्ज लिया है तो आर्थिक विकास के कार्यों में लग रहा होगा, पर ये कर्ज आपके मेरे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज तो है, पर इस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ग्रोथ मॉडल है देश का वो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है। के अंग्रेजी में जो शब्द है ना, के मतलब हम जो ग्रो कर रहे थे नोटबंदी के बाद नीचे आए, गलत तरीके से जीएसटी लगाने से और नीचे आए, तालाबंदी के बाद फिर और नीचे आए, पर फिर जो बढ़े वो सिर्फ वो लोग बढ़े जिनकी डिटेल्स अभी 4-5 दिन पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया कि हिंदुस्तान में, ये ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में 5% जो लोग हैं उनके पास 60% संपत्तियां हैं, और जो बॉटम 50% जो लोग हैं देश के 140 करोड़ में से मैं गणना करूं तो जो 70 करोड़ लोग जो नीचे वाले हैं उनके पास मात्र 3% देश की संपत्तियां हैं। तो 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 140 का मतलब 7 करोड़ लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जिनके पास 5%, जिनके पास 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं वो देश को ज्यादा कर देते हो, ऐसा नहीं है। कर हम जो बॉटम 50% के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप है, अगर हम कर की बात करें तो जीएसटी में हमारा कंट्रीब्यूशन 64% है। मतलब जो बॉटम 50%, जो 3% देश के एसेट्स को होल्ड करता है, वो देश के जीएसटी में 64% पैसा देता है, और जो 5% जो देश के 60% संपत्तियों को होल्ड करता है, वो जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। 3%, जो फर्स्ट 10% जो देश की जनसंख्या। तो ये जो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है, इसमें जो मोदीनॉमिक्स है उसके लिए हम यही कहेंगे, राइजिंग डेट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इनइक्वालिटी। जबकि राइज किसका होना चाहिए था? जीडीपी का। राइज किसका होना चाहिए था? पर कैपिटा इनकम का। राइज किसका होना चाहिए था कि हमारी रेटिंग जो हंगर इंडेक्स में है वो हमारी रेटिंग मतलब बढ़नी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी। तो जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो देश के ऊपर टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, 55 लाख करोड़ रुपीस, और 2023 मार्च 31 को अनुमानित है, भारत सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं, अनुमानित है 155 लाख करोड़ रुपया। मतलब 55 लाख करोड़ रुपया हुआ सन 1947 से लेकर मार्च 31 2014 तक, और मार्च 31 2014 से लेकर मार्च 31 2023 में हो गया 55 का 155 लाख करोड़। आजादी से लेकर 2014 तक प्रति देशवासी पर कर्ज था 43,000 रुपया, जो मार्च 2023 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रहने का अनुमान है 1,09,373 रुपया। और मैंने पिछले 9 साल का पूरा आंकड़ा बनाया, एक टेबल आपके सामने रखूंगा। इस टेबल में प्रति वर्ष भारत सरकार ने कितना कर्ज लिया और पर कैपिटा कर्ज देशवासियों पर कैसे चढ़ा।
जो मार्च 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो 155 लाख करोड़ का कैसे हो गया मोदी जी? मोदी जी, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। 43,124 से रुपये से बढ़कर 1,09,373 रुपया। पिछले 9 सालों में प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ा है 66,249 रुपये। 66,249 इज द इंक्रीज per capita debt on every Indian in our country. ऐसा क्या हुआ कि 155 लाख करोड़ रुपया हो गया? जो टोटल कर्ज 31 मार्च 2014 को 55 लाख करोड़ था, वो 155 लाख करोड़ कैसे हो गया? और ये पैसा किसके उपयोग में आया, उसका ब्यौरा दे देता हूं। मैंने कई बार राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, मैंने कई बार इस पटल से राइजिंग पॉवर्टी की बात करी कि आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में निवास करते हैं। पर आज आपको राइजिंग इनइक्वालिटी की बात बताता हूं कि ये कर्ज हम ले रहे हैं, हमारे प्रत्येक देशवासी के ऊपर चढ़ रहा है। 1,09,373 रुपया हम में से प्रत्येक हिंदुस्तानी पर चढ़ गया, पर उस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा। फायदा मिल रहा है चंद लोगों को जिनकी वेल्थ बढ़ रही है, बाकी सब लोगों की वेल्थ कम होती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो मैंने आपको 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ बताया, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। जो मैं अब आपको ऑक्सफम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़ के सुनाता हूं कि देश के 5% अमीर लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, और नीचे के 50% लोगों के पास देश की मात्र 3% संपत्ति है, 3% वेल्थ है। पर ये नीचे के 50% जिनके पास 3% वेल्थ है, वो जीएसटी देते हैं, देश की 64% वहीं से आ रही है। और जो ऊपर के 10% अमीर लोग हैं, जिनके पास देश की 70-80% की वेल्थ है, वो जीएसटी देते हैं मात्र 3%। मतलब अगर 100 रुपये जीएसटी इकट्ठी होती है, तो जो नीचे के 50% लोग हैं, उनकी तरफ से 64 रुपये इकट्ठी होती है। और जो वेल्थी लोग हैं, जिनके पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, वो सिर्फ 3% जीडीपी देते हैं। तो कर्ज ले रहे हैं हम सब लोग, आप लोग, मैं, हम जैसे करोड़ों लोग। बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा, उसका विश्व रिकॉर्ड तो रोज बढ़ता जा रहा है। कर्ज हमारे ऊपर चढ़ रहा है, और फायदा उस कर्ज का किनको हो रहा है? उन खरबपतियों को जिनकी संख्या दिन ब दिन प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट आती है कि इस वर्ष भारत में इतने खरबपति हो गए, पर रिपोर्ट कभी भी ये नहीं आती कि हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज हिंदुस्तान में है। रिपोर्ट कभी ये नहीं आ रही कि कोरोना के दौरान जितने लोग दुनिया में गरीबी में गए, उनमें से 79% लोग हिंदुस्तान के थे। तो ये के शेप्ड जो मॉडल है, जिसने हाई डेट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इनइक्वालिटी, जबकि हाई क्या होना चाहिए था? हाई पर कैपिटा इनकम, हाई जीडीपी, हाई रैंकिंग्स ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, वो हाई होना चाहिए था। वहां पे हम रोज नीचे गिर रहे हैं, और हमने बढ़ा किसको रहे हैं? प्रति व्यक्ति कर्ज को, जो पिछले 9 साल में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया। और अगर हम कुल कर्ज की बात देखें, तो कुल कर्ज देश के ऊपर 2.25 गुना ज्यादा बढ़ गया। अब आप कहेंगे साहब, कर्ज तो कोई भी देश पर बढ़ सकता है, इसमें क्या है? उसका भी अध्ययन करके आपके सामने लाया हूं कि अगर हम हमारा कंपैरिजन हम जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज से करें, हमारा जीडीपी के अनुपात में हमारा कर्ज है 83%, 83% डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो आईएमएफ का आंकड़ा है, उनका प्रतिशत एवरेज आता है 64.5%। तो मोदी जी,
ये 20% ज्यादा कर्ज क्यों ले रहे हो आप जीडीपी के? जो दूसरे देशों को उनकी उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही जो आपको पड़ रही है? और इस कर्ज जो हर व्यक्ति के ऊपर जो आपने 1,09,373 रुपए का कर्ज चढ़ाया, उसका फायदा उन व्यक्तियों को क्यों नहीं मिल रहा है? उसका फायदा सिर्फ खरबपतियों को क्यों मिल रहा है? देश में इनइक्वलिटी को क्यों ये कर्ज बढ़ा रहा है? देश में जो प्रति व्यक्ति कर्ज 43,124 रुपये था 2014 में, वो 2023 में 1,09,373 रुपये, मतलब 9 साल में 2.53 टाइम्स क्यों बढ़ा? पहला सवाल। दूसरा कि आजादी से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ कुल कर्ज और 2014 से 2023 तक 155 लाख करोड़ कुल कर्ज, मतलब 2.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी क्यों हुई मोदी जी? नंबर 3 कि ये इस कर्ज का फायदा देशवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमारी देश का जो विकास का मॉडल है वो के शेप्ड है, वो वी शेप्ड? दुनिया के सारे देश कोरोना में नीचे आए पर सभी पूरी पॉपुलेशन ऊपर उठी, पर हमारे यहां हम नीचे तो सब आ गए पर ऊपर सिर्फ खरबपति उठ रहे हैं, हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं। तो मोदी जी, ये के शेप्ड रिकवरी इकोनॉमिक मॉडल को कैसे बंद किया जाएगा? क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो कि मात्र 3% वेल्थ को ओन करती है, पर जीएसटी देश का 64% वो देती है, ऐसा क्यों? मोदी गवर्नमेंट इज बरिंग आवर फ्यूचर जनरेशन इन डेट। डेट पर कैपिटा और डेट पर इंडियन increased from rupees 43,124 as on March 31st, 2014 to rupees 1,09,373 as on March 31st, 2023. In last 9 years, we had a growth of 2.53 times on debt per capita. Modinomics means K-shaped recovery. K-shaped recovery means all of us went down, but only billionaires are going up. Why the entire country is not going up? So K-shaped recovery is the mool mantra of Modinomics, which means rising debt, rising unemployment, and rising inequality. The total outstanding debt of Government of India as on March 31st, 2014 was 55.87 lakh crore. In last 9 years, that had been increased from 55 to 155 lakh crore rupees. Means a jump of more than 2.75 times. And per capita debt jump was more than 2.53 times. So as per IMF, our debt to GDP was 83% in 2022, but emerging market and all developed economies average was 64.5%. Why, Modi ji? We have to survive only on debt. What is the reason? And why the entire population is not having the benefit of this consistent increase in the debt? As per Oxfam report, the wealthiest 5% in our country own more than 60% of the country's wealth, while the bottom half together share just 3% of the wealth. On the other side, 64% of the GST came from the bottom 50% population, and only 3% of the total GST collection comes from the top 10% of the people of our country. Why we are having such an income inequality? Why this rise in debt, which is on each one of us, but the benefit of this is taken away by only few people? In this regard, we had 3 specific questions. First, why was debt per Indian increased from rupees 43,124 as on 31st March 2014 to rupees 1,09,373 as on 31st March 2023 in the last 9 years, a jump of 2.53 times? What is the reason? Number 2, from 1947 till March 31st, 2014, the total debt of the Government of India was 55 lakh crore. But from March 2014 to March 2023, estimated debt had increased from 55 lakh crore to 155 lakh crore, a jump of 2.77 times. Why?
And last but not least, why is the money borrowed is just helping in a K-shaped recovery? Means कर्ज भी ले रहे हैं और फायदा हमको नहीं है. हमारे ऊपर 1,09,000 का कर्ज भी चढ़ गया पर फायदा हमको नहीं है. जीएसटी भी हम दे रहे हैं, 64% जीएसटी भी हम ही दे रहे हैं पर फायदा हमको नहीं है. Why we are having K-shaped recovery model with 50% population owning only 3% of the country's wealth is paying 64% of the total GST collection? Why? We want answers from Modi ji on all these three questions. There is a scheme by Government of India called as Block in India. Like Make in India, Startup India. So they had a scheme which calls Block in India. So government doesn't want to see a difficult questions for them. This BBC, if this BBC headquarters were in Delhi, by now the ED might be there on their doorsteps. अगर BBC का जहाँ ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ED, मान लो ED बिजी है तो CBI बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो SFIO बिजी है तो DRI बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी. पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती. आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? We would like to remind Honorable Prime Minister of our country that आपको वाजपेयी जी ने क्या कहा था मोदी जी? ऐसे ही प्रेस वार्ता थी. आपके राइट हैंड साइड, वाजपेयी जी के राइट हैंड साइड में आप बैठे हुए थे. उन्होंने कहा राजधर्म निभाओ राजधर्म. कौन से राजधर्म के लिए बोला? वही राजधर्म वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है जो आपने नहीं निभाया था, जो आपको भारत के प्रधानमंत्री उस समय के उन्होंने चेताया था, जिनको आप रोज भुलाने का, उनकी नीतियों को, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास करते हो. उन्होंने आपको कहा था, वो आप ही के पार्टी के थे, कि राजधर्म निभाओ. और ब्लॉक इन इंडिया से आपको क्या लगता है सच्चाई छुप जाएगी? सच्चाई नहीं छुपेगी. ये इस तरह के हथकंडे, इस तरह का एक्शन ये लोगों में विश्वास दिलाता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सही है. वरना आपको ये करने की कहां जरूरत पड़ी थी? थोड़े दिन बाद हो सकता है कि और भी इस तरह का, और हमने पूर्व में भी देखा कि इस तरह के काम मोदी सरकार ने किए हैं. वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते. दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, हम नहीं मानते. कोई भी आप सवाल पूछ लो, हम नहीं मानते. आपके मानने से सवाल खत्म नहीं होगा, सवाल तो एज इट इज वहीं पर है. तो इस स्कीम्स को, इस चीज को आपने ब्लॉक करके प्रूव कर दिया कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, उसमें सत्यता है. ये आपका एक्शन इसको दिखा रहा. आपके मन में घबराहट है. अगर आपके मन में सच्चाई होती तो आप इस तरह का रिएक्शन नहीं करते. जी देखिए, मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व एक बंबई में भी एक साउथ कोरिया के ब्लॉगर के साथ अप्रिय और मैं कहूँगा एक दुष्कर्म की कोशिश की गई थी. और वो जब वीडियो बना रही थी तो वहाँ पर उसके साथ बदतमीजी की कोशिश की गई थी. ऐसा क्यों हो रहा है? ये देश में इस तरह का प्रचलन क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं इस पे आ रहा हूँ क्योंकि ये तो आप पहले क्या होता है, ये लोग बदतमीजी करते हैं, उसके बाद जब फंस जाते हैं तो धर्म के आड़ के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं. ये एक मोडस ऑपरेंडी बन गई है देश में. पहले जिन लोगों ने भी देख, हमारे देश में पर्यटन को हम बढ़ावा देते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, पधारो हमारे देश, बड़ी बड़ी स्कीम्स है हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री की. प्रत्येक राज्य सरकारों का प्रयास रहता है कि उनके राज्यों में टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़े, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज लाता है,
ये हमारा जो रुपया दिन ब दिन गिर रहा है उसको रोकने का काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि को विकसित करने का काम करता है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री खामोश बैठे हैं जब विदेशी पर्यटक के साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही है, और आप पहले बदतमीजी करके उनके साथ, मैं कहूंगा ये सॉफ्ट यौन दुष्कर्म का प्रयास है। इस तरह की बदतमीजी को भी आप दुष्कर्म के दायरे से बाहर नहीं निकाल सकते। ये फर्स्ट स्टेप है दुष्कर्म का, और सरकारें चुप बैठी हुई है। और सवाल पूछते ही उसमें धर्म का एंगल, सवाल पूछते ही इसमें कन्वर्जन का एंगल। अरे आप वहां पे बैठे हो, क्या आपके पास प्रूफ है कि भाई ये लोग इन चीजों में लिप्त हैं? उन चीजों की जानकारी दीजिए, और अगर नहीं है आपके पास इस तरह की जानकारी तो तुरंत दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इससे देश का नाम भी खराब होता है। इस तरह के वीडियोस, इस तरह के वाकये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वहां पर चलते हैं। विदेशी पर्यटक भारत में आने से घबराते हैं, और जो देश के लिए ना तो इकोनॉमी वाइज सही है, ना देश की ख्याति के लिए अच्छी बात है। इस यात्रा का प्रयोजन को समझिए। इस यात्रा के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, 3 पॉइंट एजेंडा, अगर जो मेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 1, जो सोशल फैब्रिक को डेंट पहुंचा है, उस डेंट को वापस बाहर निकालने के लिए। और डेंट किसने पहुंचाया? शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति जब कपड़े देख के आदमी का व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में भाषण देते हैं तो डेंट लगता है। जब कपड़ों का रंग देख के चरित्र का चित्रण होता है तो सामाजिक जो ताना बाना उस ढांचे पे डेंट लगता है। राहुल जी उस डेंट को रिपेयर करने के लिए आ गए। दूसरा, इस यात्रा का दूसरा प्रयोजन यह है कि हमारा जो डिस्कशन का एजेंडा है, वो डिस्कशन का एजेंडा गलत चीजें बन जाती है। रंग, खान पान, ये इस तरह का मीट खाना है कि उस तरह का मीट खाना है, ये वेजिटेरियन खाना है कि नॉन वेजिटेरियन खाना है। कपड़ों, शर्ट पीला पहन सकता हूं, व्हाइट पहन सकता हूं, ब्लू पहन सकता हूं, ब्लैक पहन सकता हूं, प्रोटोकॉल्स हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि डिस्कशन पॉइंट में आए कि रोजगार, कि ऐसी स्थितियां क्यों बनी कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी मोदी सरकार में आई, और आज भी वो बेरोजगारी लगातार कांस्टेंट है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि हमारे युवा आज रोजगार के लिए मारे मारे भटक रहे। दिस इज पॉइंट नंबर 2। और एजेंडा नंबर 3 कि मुख्य पटल के डिस्कशन में आए कि 411 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में कैसे पहुंचा। पिछले 9 सालों में सिलेंडर की कीमतें 2.25 गुना बढ़ी। क्या किसी मध्यम आय वर्गीय परिवार की, निम्न आय वर्गीय परिवार की जो मासिक आय है वो 2.25 गुना बढ़ी है? हाँ, मोदी जी के दोस्तों की बढ़ी है, वही ऑक्सफैम रिपोर्ट बता रही है। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर मैं और मेरी पार्टी, मुझे लगता है अगर चर्चा करेंगे तो देश के लिए, देश के युवाओं के लिए ज्यादा सार्थक होगा। जो इतिहासकार कोई बात करे, प्रमाण के साथ करे तो कोई बात भी समझ में आए, पर ऐसा मैं भी कुछ भी बोल दूं बिना इतिहास के जानकार, जैसे प्रधानमंत्री जी किसी भी विषय पर कुछ भी बोल देते हैं ना, तो उनकी बातों को दिल से कौन बुरा नहीं मानते, हम उनको मन से माफ कर देते।